होता है कि बिहार का जो प्रथम परिवार है ना, यदि आपसे पूछा जाए कि उसका एक व्यक्ति बताइए जो एमएलए एमपी मिनिस्टर न बना हो, तो आप नहीं बता पाएंगे। जमीन आसमान का अंतर है। कोई सोच समझ के तुलना करनी चाहिए। कुछ लोग जो अपना पूरा जीवन, अपना परिवार छोड़कर राष्ट्र के लिए जीवन का क्षण क्षण समर्पित करने वाले लोगों के साथ पूरी पार्टी को अपना परिवार नहीं, परिवार को जो लोग पार्टी मान लेते हैं और उसी में सब कुछ बंटवारा कर देते हैं, उस कारण से उनको समस्या होती है। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आजकल मैं एक बड़ी नई चीज देख रहा हूं और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, विपक्ष के नेताओं का एक अद्भुत चरित्र देखने को मिल रहा है। मतलब अपने को चिल्ला चिल्लाकर अपनी पार्टी और अपने सरकार को भ्रष्टाचारी घोषित होने का नहीं, भ्रष्टाचार होने का वो देना, सर्टिफिकेट देना। भाई भाजपा का कहना था कि आरोप है, प्रधानमंत्री जी ने कहा आरोप है, हम आज भी मानते आरोप है। जांच होने के बाद यह बात दूध का दूध पानी का पानी होगा कि व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया अथवा नहीं। मगर ये तो कहते थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज कहते हैं ऐसा ही हुआ था। गजब है भाई। आपकी पार्टियों का, सरकारों का ऑफिशियल स्टैंड ये रहता है कि ऐसा कोई घोटाला था ही नहीं, और आज कहते नहीं घोटाला था, हमारी सरकार ने किया था, हम बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, हमारे जो मंत्री थे उन्होंने किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री ने किया था। और फिर इसके बाद नहीं, ये सुनिए, या अगले चरण पे आते हैं, फिर कहते हैं, फिर ये दिखाते हैं कि इनके नेता, इनकी पार्टी के लोग नैतिक दृष्टि से कितने कमजोर हैं कि साहब वो डरकर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? अपनी पार्टी, अपनी सरकार की ऐसी एलानिया बेइज्जती करने का उदाहरण आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आप कहना चाहते हैं ना, जो झूठे और फर्जी केस क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने लगाए थे हिंदू आतंकवाद के, कितने लोग हमारे पार्टी छोड़ के चले गए थे बताइए? गुजरात के कितने मंत्रियों विधायकों पे आपने झूठे केस लगाए, गया कोई पार्टी छोड़ के? इमरजेंसी की बात करिए, 2-2 साल जेल में रहे, कोर्ट जाने का भी ऑप्शन बंद था, गया कोई छोड़ के? अंतर होता है। हकीकत यह है कि आप सब भ्रष्टाचार के गुनहगार हैं, और 2014 से पहले भी एक पार्टी बता दे जिसका नेता एजेंसी और कोर्ट कचहरी का चक्कर न काटा हो। हकीकत यह है। इसलिए अपनी, कम से कम अपने मुंह से इतनी बेइज्जती मत करिए जो सारे लोग आजकल सामूहिक रूप से करने में लगे हैं। ठीक है, मोदी जी के प्रति घृणा होगी, भाजपा। महेश तपासे मेरे साथ हैं, तो इज्जत का ध्यान जी। एनसीपी से महेश तपासे मेरे साथ है। महेश जी, आपके पास मैं आता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं, आप शरद पवार गुट में हैं या फिर आप अब अजीत दादा पवार के गुट में है? यानी आप एनसीपी में हैं या फिर शरद पवार गुट में है? वो उसके हिसाब से सवाल होगा, बताइए महेश। बुलाने के पहले शायद आवाज आ रही है आपको मेरी महेश जी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके साथ आप शरद पवार के साथ हैं। एक बात बताइए, अगर महाराष्ट्र में ही इतना बड़ा खेल हो गया है शरद पवार के साथ, तो देश की राजनीति में क्या होगा फिर? सेटबैक तो बड़ा है। आप तो विपक्षी एकता कर रहे थे, घर में क्या हो रहा था यही नहीं पता था। लगता है ऑडियो कट रहा है, मैं दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। आनंद दुबे जी, आनंद जी बोलिए। महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। मैं यदि विशेष रूप से महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में 48 में से 40 से ज्यादा सीटने वाली भाजपा और एमएलए में 105 सीटों से ज्यादा जीतने वाली भाजपा की आज स्थिति ऐसी है कि मंत्रिमंडल में उनके केवल 10 मंत्री बने हैं, उसमें से भी 2 मंत्री बाहर से आए हुए दलों के हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी आपसी जो उनके अंदर उलझन है उसमें उलझी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, आप विपक्ष की उलझन के बारे में बताइए ना। अभी टूट तो विपक्ष रहा है ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, थोड़ी टूटी है महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर। नितिन गडकरी साहब बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, हमारे राज्य से आते हैं। उनका आज का बयान है कि आज की यह देश में जो टूट और फूट की राजनीति हो रही है, इससे जनता परेशान है। ये हमारे समय नहीं होता था। हम 18 साल महाराष्ट्र के विधिमंडल में सदस्य थे, लेकिन हमारे मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं होते थे। तो गडकरी जी कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2-5 दिनों के अंदर
पर एकनाथ शिंदे जी के कुछ समर्थक उद्धव ठाकरे जी से मिल जाएंगे क्योंकि वो निराश चल रहे हैं, वो परेशान चल रहे हैं। जब मिलेंगे तो तब की तब बात करेंगे, लेकिन अभी के हालात पे तो बात करो। आप तो एक सपना देख रहे हो, वो सपना सुंदर होगा, उस सपने में हमारा महल बनेगा, हमारे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी, हम प्राइवेट जहाज से घूमेंगे। आप एक सपना देख रहे हो। अभी हकीकत की बात करें, हकीकत यह है शिवसेना शिंदे के साथ है, एनसीपी अजीत पवार के साथ है, और विपक्ष के हाथ क्या है? अमीश भाई, यदि आज चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में तो 5 सीटों से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलने वाला, ये बात उन्हें पता चल चुकी है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी किसी भी चुनाव को करवाना नहीं चाहते। 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया, महानगर पालिका का चुनाव ड्यू है, एक बार झांकी करके देख लेते हैं, तब बहुत कुछ कर लेंगे आगे। आज की तारीख के अंदर बीजेपी की 200 से ज्यादा विधायकों के साथ अपनी सरकार है, यह आज की हकीकत है। अब आप आगे की बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकेंड रिबटल, देन वारिस पठान। देखिए, जो दुबे जी कह रहे थे, अगर यह हकीकत है तो आपको क्या लगता है वो सारे विधायक जो पहले आपकी पार्टी के थे या जो आज एनसीपी के हैं, या अंदरूनी मामला है एनसीपी का और यूपीए का, उन्होंने उनको छोड़ दिया, वो हकीकत नहीं समझ रहे हैं। मान्यवर, अगर हकीकत समझ पाते तो आपकी पार्टी की एक गति नहीं होती। यही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग उस बात को समझ ही नहीं पाए जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला था। उसे रिपीट कर देता हूं कि आपको तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, और आ जाकर आप लोग कुछ भी बोलने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, गठबंधन बनता है राज्यों में तब जब खंडित जनादेश हो, फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, मजबूरी है कि विरोधाभासी दलों को साथ में लेना चले। मगर महाराष्ट्र तो अद्भुत उदाहरण है, स्पष्ट जनादेश था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना गठबंधन को। मगर जब स्पष्ट जनादेश का अपहरण करके तोड़ फोड़ की जाती है, जब स्पष्ट जनादेश के बाद गठबंधन के अंदर टूट की जाती है व्यक्तिगत अहम और सत्ता के लिए, तो इस ढंग की विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो महाराष्ट्र को बाद में देखनी पड़ी। परंतु निराधार जो गठबंधन होता है वो नहीं चल पाता, और इसलिए जो पार्टी के कार्यकर्ता और कैडर आपके साथ नहीं रहे। एक लाइन जो मैं फिर कह रहा था, रिपीट कर दूं कि पार्टी को परिवार न मानकर परिवार को पार्टी मानने के कारण यह समस्या। मैं रिटायरमेंट पे भी आऊंगा जो लालू यादव ने बोला है। वारिस पठान, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? क्योंकि लालू यादव ने कहा सबसे पहली बात तो ये कि हमारे लिए तो एक तरफ बीजेपी है। अच्छा, अभी सुनिए ना, अभी अमीश भाई, हमारे लिए तो ऐसा हो गया है कि हमारे लिए एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, और हमारी हालत हो गई है रजिया गुंडों में फंस गई। इनके खिलाफ बोलता हूँ तो एंटी नेशनल हो जाता हूँ, सेक्युलर खिलाफ बोलता हूँ तो मैं सेक्युलर नहीं रहता, मैं बीजेपी की बी टीम बन जाता हूँ। मगर प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के साथ पटना में थे वो मीटिंग में, जहाँ हमको तो नहीं बुलाया, हम तो इनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। मीटिंग पटाके वो आए और सीधा चले गए, बीजेपी के अंदर ज्वाइन कर दिए। अब हमको जो आज तक बीजेपी की बी टीम बोल रहे थे वो तो ऑफिशियली बीजेपी की बी टीम बन गए। अब बात नंबर 2, इतना बड़ा काम हो गया, अजीत दादा ने 30 से ज्यादा एमएलए को लेके चले गए, बीजेपी को समर्थन दे दिया, खुशी की बात थी बीजेपी के लिए। मगर इस खुशी के मौके पर मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह ने एक भी मुबारकबादी नहीं दी, ट्वीट नहीं किया। क्या सब खैरियत तो है कि वापस खेला होने वाला है कुछ अलग से? ये तो समझने वाली बात है अमीश भाई। अब बात नंबर 3 ये है, मोदी जी ने 4 दिन पहले क्या कहा, एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का घपला कर दिया उन्होंने वो बैंक का, मगर उसी के साथ जाके हाथ मिला दिए। मोदी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर पूरे एनसीपी को ही खा गए वो तो। फडणवीस का स्टेटमेंट देखो, 2 वीडियो है, मैं भेजूंगा बीच में आपको व्हाट्सएप पे। क्या बोलते हैं फडणवीस एक जगह, आई विल सेंड अजीत दादा टू जेल, इन जेल अजीत दादा विल डू चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। कहां चले गई वो चक्की? अभी उसका क्या होगा चक्की का वो नहीं पता। फडणवीस ने वापस एक वीडियो के अंदर कहा, कुछ भी हो जाए अकेला जाना पसंद करूंगा, अकेला रहूंगा जिंदगी भर, मगर एनसीपी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब क्या हो गया, हाथ भी मिला लिए, गले भी मिल लिए, सत्ता में भी। इसीलिए मुझे गाना याद आ रहा है ना अमीश भाई, पिक्चर का नाम है भागम भाग। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया, ईडी सीबीआई का डंडा, चाचा भतीजे का नहीं, भतीजा चाचा का नहीं। वक्त इतना खराब चल रहा है अमीश भाई, देखिए क्या हो रहा है देश में, और बदनाम हमको। अब देखना यह है
कि जो बीटिंग कर रहे थे, ये इनका होगा क्या आगे? ठीक है, इनको आपने इनको बुलाया नहीं सत्य प्रकाश, और इनको आप बी टीम कहते हैं। इनके विधायक आप लोगों ने अपने यहाँ शामिल करवा लिए सारे। तब कितने पैसे दिए थे इनके विधायकों को? हम किसी को ना बी टीम कहते हैं और हम किसी विधायक को पैसे दे करके कुछ करते हैं। वो विधायक पहले भी बिहार की राजनीति में आरजेडी और जदयू के साथ रहे हैं, वो विधायक वापस अपनी जगह पर गए। बीजेपी पैसों में ले रही है और आप पैसों में नहीं ले रहे हो। आप इस चीज को समझिए। कांग्रेस राजस्थान में पैसों में नहीं ले रही। हमने कोई आधी रात किसी को मंत्री नहीं बना दिया। वहां पे सबको 9 लोगों को बुला तो बड़ी दोपहरी में मंत्री बनाया है। 9 लोगों को बुला करके मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। 4 दिन पहले कह रहे थे चक्की पी सिंह और ये बहुत करप्ट लोग हैं जी। आप समझिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुमुहापन देखिए कि जैसे शामिल हो गए तो अब वो दूध के धुल गए। हेमंत विश्व शर्मा को आज तक जांच बंद कर दी। ऐसे इन पर जांच बंद। समस्या ये है इस देश। आबिश भाई, इन्होंने झूठ कहा। इन्होंने कहा हमने किसी को रातों रात मंत्री पद नहीं दे दिया। इन्होंने क्या कहा अभी? झूठ कि हमने रातों रात किसी को मंत्री पद नहीं दे दिया। गलत बोल रहे हैं। बिहार में जब इन्होंने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, जब उनके ईमान को खरीदा, अरे किसी को नहीं खरीदा, आप गलत जानकारी रख रहे हैं। क्या हुआ तब? कुछ नहीं, तब सब अच्छा है। अरे सब गंदा है। शाहनवाज को बनाया कि नहीं मंत्री? चलिए बताइए। बिल्कुल किसी को बनाया, बनाया वो शामिल हुए हैं आरजेडी में। चेक करके आइए मंत्री बनाया। आधी रात मंत्री नहीं बना दिया, जिस तरह महाराष्ट्र की घटना हुई। आपके विधायक उधर गए आरजेडी में, वो उनका स्वागत किया आरजेडी। हाँ, कान पकड़ के माफी मांगना पड़ेगा सबके सामने, टीवी के चैनल पे बैठ के बोलो मांगेंगे माफी। अरे उसको आधी रात किसी ने मंत्री नहीं बनाया क्या? वारिस पठान, आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। बनाया वो लोग पहले भी राजनीति आपके साथ नहीं करते थे। आपका जो प्रदेश अध्यक्ष था वो तो जदयू की राजनीति हमेशा करता रहा। आपको मालूम ही नहीं है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है बिहार की राजनीति में। और आप झूठ बोलते हैं। लोग अगर कह देते हैं आपको झूठ बोलते हैं, क्या बिहार की जानकारी नहीं है मेरे को? क्योंकि आपकी हरकतें इतनी सांप्रदायिक होती चली जाती है कि लोगों को दिक्कत होता है आपसे बात करने में, आपके बयानों पर। वारिस पठान साहब एक बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र की घटना पूरी तरह अलग है। वारिस साहब आप होल्ड करिए ना, 30 सेकंड बोलने दीजिए। ओके, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, बिहार में उनके विधायक आरजेडी जेडीयू में पहले भी राजनीति करते रहे, वो चले गए, उनको मंत्री नहीं बनाया आधी रात बुला करके। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। राजनीति जो लोग मुस्तैदी से करते चले जाए उनके लिए क्या रिटायरमेंट? सुधांशु, इसका जवाब, सुधांशु इस बात का जवाब। लालू यादव कहते हैं रिटायरमेंट क्या होती है? रिटायरमेंट लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अटल जी ने भी रिटायर, पर अटल जी रिटायर हो गए थे 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी रिटायर्ड थे। ही वाज एट होम। एल के अडवाणी रिटायर हुए, मुरली मनोहर जोशी रिटायर हुए, हमने रिटायर होते हुए लोगों को देखा है। पीवी नरसिम्हा राव रिटायर हुए, उन्होंने मनमोहन सिंह रिटायर हो गए। पहले कहा ओके, मेक योर पॉइंट। रिटायर ना रिटायर। ओके, सुधांशु। हाँ, वो प्रधानमंत्री के समय कहा था। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने भाजपा में कोई पद नहीं रखा था। मगर हम कहना चाहते हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बात करें, अभी देखिए वो जानते क्या है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टियां या इनके जैसी जो पार्टियां हैं, ये तो शी जिनपिंग मॉडल पे चलती हैं। जैसे अभी नहीं 2 साल पहले शी जिनपिंग ने संविधान संशोधन करा के अपने को हमेशा के लिए राष्ट्रपति रहने का चाइना के संविधान में संशोधन कर लिया था। वो संविधान संशोधन इन सारी पार्टियों में है, इसलिए रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं। ये तो भाई उस सिस्टम में बिलीव करते हैं ना कि जब तक रहेंगे हम रहेंगे, उसके बाद हमारा परिवार रहेगा। तो परिवार तो यथावत रहेगा, वो शाश्वत रहेगा अगर पार्टी रहेगी तो इसलिए इनके यहाँ परिस्थिति ये नहीं है। मोदी जी खुश नहीं है क्या इस गठबंधन से? नड्डा जी खुश नहीं है इस गठबंधन से? अमित शाह खुश नहीं है? अजित पवार को ज्वाइन कर लिया। सुधांशु सुनिए, देखिए वारिस जी ने एक बड़ी मजेदार बात बोली थी डिबेट के शुरू में कि मुस्लिम समाज की स्थिति हो गई कि रजिया फंस गई गुंडों में। कुछ हद तक मैं उनकी बात से सहमत हूं। जिस ढंग से बरगला कर सब लोग मुस्लिम समाज को कैप्टिव बनाना चाहते हैं अपने में, वो हद तक सही है। मगर वारिस भाई, आपके साथ भी स्थिति जानते क्या है? आपका लेना एक ना देना दो महाराष्ट्र में। खाम एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब आप आके खामखा में ताली पीट रहे हैं। हमारे 4 को लेके चले गए, कुछ लेना एक ना देना दो। महाराष्ट्र में हमारे 2 एमएलए खासदार है, तो हमारा कुछ स्टेक नहीं है।
महाराष्ट्र में हमारा एक खासदार है, 2 एमएलए है, मैं खुद एमएलए रह चुका हूँ महाराष्ट्र का। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार किसी की भी बने, हम लड़ रहे, आपका तो कुछ भी स्टेक नहीं था, 2 एमएलए वाली पार्टी थी, मगर आके आप भाषण ऐसा दे रहे हैं कि जैसे 200 एमएलए के ऊपर जो हुआ है वो सब आप तय करने वाले हैं। और आपने खुद बोला कि ना आपको विपक्ष में किसी ने बुलाया, ना सत्ता पक्ष में किसी ने बुलाया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अब टीवी डिबेट पे आए तो कुछ ना कुछ बोलना था। मगर एक बात कहूंगा अमीश जी, जो बात बोली वारिस पठान ने, वो तो कलेजे को चीर गई होगी सत्य प्रकाश जी के भी। वाह भाई वाह, दूसरी पार्टी के एमएलए आपकी पार्टी में आए तो हृदय परिवर्तन, और अगर आपके ही या अन्य पार्टियों के लोग दूसरे में चले जाएं तो साहब वो सबसे बड़ा अपमान, तिरस्कार और लोकतंत्र की हत्या। जब